जिस देश में सूरज सबसे पहले उगता है, जो देश अपनी टेक्नोलॉजी और रोबोटिक डिवाइसेस के लिए बहुत फेमस है। लेकिन इस देश में एक साल ऐसा भी था जिसे यहाँ के लोग शायद ही कभी भूल पाए। ये साल था 1945। यह साल दुनिया का एक बहुत बड़ा इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन जापान के लिए इसका एक अलग ही महत्व है, क्योंकि जापान एक अकेला सर्वाइवर कंट्री है जिसने अब तक बनी दुनिया के सबसे बड़े विनाशकारी हथियार न्यूक्लियर बॉम्ब को सर्वाइव किया है। यह साल हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए एटॉमिक बम धमाकों के उस पल को दिखाता है जब इंसानों को यूनिवर्स की बेसिक एनर्जी को इस्तेमाल करने की ताकत मिली। यह वही एनर्जी है जो तारों को फ्यूल देती है, जिससे हमारा सूरज चमकता है। उस एनर्जी को रिक्रिएट कर लिया गया। ये यूनिवर्स का एवर रनिंग रिएक्शन प्रोसेस है और इसका इस्तेमाल कुछ ही सेकंड में दुनिया भर में हुए झगड़े को खत्म करने के लिए किया गया। 16 जुलाई 1945 यह वह डेट है जिस दिन दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब यूएस द्वारा टेस्ट किया गया। इसके डेटोनेशन से इसका ड्रॉप टावर भी पूरी तरह से वेपराइज हो गया। यह एक 19 किलो टन का न्यूक्लियर टेस्ट था और इसके 20 दिन बाद ही न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज पहली बार सिविलियन पॉपुलेशन पर किया गया। इसके लक्ष्य थे जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी। अगस्त 1945 में जो हुआ उसकी गंभीरता को समझने के लिए हमें साइंस, लॉजिस्टिक्स और उसके डरावने स्टैटिस्टिक को देखना होगा जो एटॉमिक युग की शुरुआत को बताते हैं। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा शहर अपने सामान्य दिनचर्या में व्यस्त था। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, कामगार कारखानों की ओर निकल रहे थे और माताएं अपने परिवार के लिए नाश्ता बना रही थीं। उस समय इस शहर की पॉपुलेशन लगभग 2.5 लाख थी। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ ही क्षणों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े विनाशकारी हथियार के टारगेट पर थे। हालांकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण जापान के कई लोगों को खतरा होने पर शेल्टर लेने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके इतने विनाशकारी होने की संभावना किसी को नहीं थी। और फिर 6 अगस्त की सुबह एक अमेरिकी बॉम्बर प्लेन पिनियन आइलैंड से एक 10 फीट लंबे और लगभग 4.5 टन वजन के न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर उड़ा। इस बॉम्ब में 64 किलोग्राम हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज किया गया था। इस बॉम्ब का कोड नेम था लिटिल बॉय। कुछ ही देर में यह प्लेन न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय को लेकर जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर पहुंच चुका था। यह काफी सिंपल डिजाइन था जिसे गिराने से पहले कभी टेस्ट नहीं किया गया था। इसमें यूरेनियम 235 के एक टुकड़े को दूसरे में फायर करके क्रिटिकल मास तक पहुंचने के लिए गन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था। और फिर स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8:15 पर इस प्लेन ने हिरोशिमा शहर के बीचों बीच आकर लगभग 31,000 फीट की ऊंचाई से लिटिल बॉय न्यूक्लियर बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया। इस बॉम्ब का टारगेट था हिरोशिमा शहर के बीचों बीच ओटा रिवर पर बना टी शेप ब्रिज। और ठीक 1 मिनट के बाद 8:16 पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय हिरोशिमा शहर के ऊपर लगभग 580 मीटर की ऊंचाई पर एक्सप्लोड हुआ। कुछ ही सेकंड में हिरोशिमा शहर के आकाश में स्मोक का एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड उगता हुआ दिखा, जो लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई तक चला गया। इस एक्सप्लोजन से निकलने वाली ऊर्जा लगभग 15 किलोटन टीएनटी के एक्सप्लोजन से निकलने वाली ऊर्जा के बराबर थी। इसके एक्सप्लोजन से एक बहुत बड़ा आग का गोला बन गया था। हैरानी की बात यह है उस यूरेनियम का सिर्फ 0.7 ग्राम ही धमाके के दौरान एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इस बॉम्ब के एक्सप्लोजन ने वहां के टेम्परेचर को 4000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया था और इस बॉम्ब ने हिरोशिमा शहर के 13 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। हिरोशिमा शहर में अधिकांश इमारतें पेपर और वुड मटेरियल की बनी हुई थी। एक्सप्लोजन से निकलने वाले रेडियो एक्टिव हीट वेव से यह घर जलकर राख हो गए और रेडिएशन ने हाइपो सेंटर से 1 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ वेपराइज कर दिया। एक अनुमान के अनुसार इस न्यूक्लियर बॉम्ब से लगभग 66,000 लोग तुरंत मारे गए थे और लगभग 1 लाख लोग रेडिएशन के संपर्क में आने से मारे गए। विस्फोट के बाद जो लोग लापता लोगों की तलाश में एक्सप्लोजन पॉइंट पर पहुंचे वे रेडिएशन के संपर्क में आ गए। बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव फॉलआउट की काली बारिश एक व्यापक प्रदूषण का कारण बनी। एक सर्वे के अनुसार 1945 में हिरोशिमा शहर की आबादी जो लगभग 2.5 लाख थी, इस न्यूक्लियर बम के एक्सप्लोजन से आधी से भी कम हो गई थी। यासुजीरो तनाका 3 साल का एक छोटा बच्चा यासुजीरो अपने घर के आंगन में खेल रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी में तब्दील हो गया, जैसे लाखों कैमरे एक साथ फ्लैश हो गए हों। फिर अंधेरा ही अंधेरा। घर की छत और दीवारें उसके ऊपर गिर पड़ी। जब उसके चाचा ने मलबे के नीचे से उसे निकाला तो उसका चेहरा विकृत हो चुका था और वह बेहोश हो चुका था। सभी को लगा वह मर गया है, लेकिन यासुजीरो जिंदा था। हालांकि उसके कुछ दिन बाद उसके शरीर पर रहस्यमयी पपड़ियां बनने लगी। उसके बाएं कान की सुनने की क्षमता भी चली गई। हिरोशिमा शहर को याकुजा, जापानी माफिया का शहर कहा जाता है। इसका मेन कारण था 6 अगस्त 1945 को हुआ एक्सप्लोजन, जिसमें हजारों बच्चे अनाथ हो गए। माता पिता के बिना इन युवा बच्चों ने अपना पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ी। उन्हें गलत लोगों ने अपने साथ ले लिया। हिरोशिमा में बड़े हुए अनाथों को वयस्कों से बहुत नफरत है। जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो हिरोशिमा में 90% डॉक्टर और नर्सेस मारे गए। इनमें से एक थे यूनोसुके हायोसाकी। उन्होंने देखा कि रेलवे पटरियों पर घायल लोग फैले हुए थे, झुलसे और काले में वे कराहते हुए पानी पानी चिल्ला रहे थे। यूनोसुके ने सुना कि जलन के शिकार लोगों को पानी देने से वे मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि इन लोगों के पास घंटे या मिनटें ही बची हैं। उन्होंने एक फूटन का टुकड़ा चावल के खेत में भिगोया और उन लोगों के मुंह में निचोड़ा। वे लगभग 40 लोग थे। उनमें उनके प्रिय मित्र यामादा भी थे।
जब उन्होंने यामादा की छाती पर हाथ रखा तो उनकी स्किन बॉडी से सरक गई। 5 मिनट बाद यामादा मर गए। इस विनाश को देखकर दुनिया में परमाणु हथियारों को विकसित करने की होड़ मच गई और यहीं से न्यूक्लियर एज की शुरुआत हुई। अब तक 2000 से ऊपर परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। हिरोशिमा के एक्सप्लोजन से लगभग 6 साल बाद वहां बचे हुए लोगों में रेडिएशन के कारण ल्यूकीमिया, थायराइड और फेफड़े से संबंधित कई बीमारियों से ग्रसित हो गए, जिससे वहां के लोगों में कैंसर होने की संभावना सबसे अधिक हो गई थी। कुछ मित्र देशों के सैन्य कमांडरों को आश्चर्य हुआ हिरोशिमा के विनाश से जापानी सरेंडर नहीं हुए। इसके बाद मित्र देशों की सेना की संभावित लक्ष्यों की सूची में कोकुरा शहर सबसे ऊपर था, जिसके लिए 9 अगस्त को सुबह 4 बजे से कुछ समय पहले एक B-29 प्लेन टिनियन से उड़ान भरता है, जो कोकुरा शहर के लिए रवाना हुआ। इस बार प्लेन प्लूटोनियम एक्सप्लोजिव वाला रेडियो एक्टिव बॉम्ब फैटमैन रखा था। कोकुरा पर बादल छाए रहने की वजह से इस प्लेन ने इस शहर को छोड़कर नागासाकी की ओर बढ़ गया। यूरेनियम बम के उलट प्लूटोनियम ज्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए गन टाइप डिजाइन काम नहीं करेगा। इसके बजाय फ्यूल को हाईली एक्सप्लोजिव से घेरना पड़ा, जो उसे अंदर की तरफ दबाते हैं। नागासाकी शहर एक बड़ा बंदरगाह था, जिसमें मित्सुबिशी स्टील एंड आर्म्ड वर्क्स जैसी कई कंपनीज थी और जहाज निर्माण, हथियार विकास और सैन्य उद्योगों के लिए समर्पित फैक्ट्रीज थी। मित्सुबिशी स्टील एंड आर्म फैक्ट्री का एरिया हाइपोसेंटर से 610 मीटर दूर फैला था, जो उराकामा नदी के पूर्वी तट से लगभग आधा मील तक फैला हुआ था। और फिर 9 अगस्त 1945 को सुबह 11:02 पर यह प्लूटोनियम बम नागासाकी के ऊपर एक्सप्लोड हुआ। क्योंकि नागासाकी शहर पहाड़ों के बीच एक घाटी में बसा हुआ था, इसलिए पहाड़ियों ने एक नेचुरल फनल की तरह काम किया, जिससे एनर्जी फोकस हो गई और शहर के कुछ हिस्से डायरेक्ट इसके संपर्क में आने से बच गए। जब ये प्लूटोनियम बम एक्सप्लोड हुआ तो उसने धरती पर एक टेम्परेरी लोकल स्टार बना दिया। ठीक नीचे जमीन पर टेम्परेचर 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक था, सूरज के जितना गर्म, और हवा की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो गई, जो कैटेगरी 5 के हरिकेन से भी 3 गुना ज्यादा थी। बिल्डिंग सिर्फ गिरी ही नहीं, वो धूल में बदल गई। एक्सप्लोजन के कुछ ही घंटों के बाद एक अजीब सी ऑयली काली बारिश होने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा धूल, कालिक और रेडियो एक्टिव फॉल आउट एटमॉस्फेयर में चले गए, जो फिर पानी की भाप के साथ कंडेंस हो गए। तेज गर्मी से बेताब और प्यासे लोगों ने यह पानी पी लिया। यह बम लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर एक्सप्लोड हुआ, जिससे 21 किलोटन TNT के बराबर ऊर्जा रिलीज हुई। रेडिएशन इफेक्ट रिसर्च फाउंडेशन के अनुमान के मुताबिक लगभग 60,000 से 80,000 लोग तुरंत मारे गए। नागासाकी पर हुए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से लगभग 43 स्क्वायर माइल का एरिया प्रभावित हुआ, जिसमें 8.5 स्क्वायर माइल पानी था और 9.8 स्क्वायर माइल का सिटी था, और बचा हुआ आंशिक रूप से बसा हुआ था। मित्सुबिशी कारखाने में काम कर रहे ओवाता ने अचानक अंधा कर देने वाली रोशनी देखी। वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। कारखाने की छत और दीवारें उनकी पीठ पर गिर पड़ी। मैं मरने वाला हूँ, ऐसा सोचकर, और उन्हें अपनी पत्नी और कुछ महीने की बेटी की याद आई। जब वे उठे तो पूरा कारखाना उजड़ चुका था, चारों ओर सन्नाटा था, और उन्होंने अपने एक साथी कामगार को देखा। उसका चेहरा और शरीर 1.5 गुना फूल चुका था। एक और जापानी नागरिक सचिको के फादर ने अमेरिकी विमानों द्वारा गिराए हुए पर्चों पर विश्वास किया, जो चेतावनी देते थे कि नागासाकी को राख में बदल दिया जाएगा। उन्होंने पहाड़ पर एक बैरक बनाई और अपने परिवार को वहां छिपने को कहा। 9 अगस्त की सुबह सचिको की माँ और चाची घर में ही रहना चाहती थी। उनके पिता गुस्से में काम करने चले गए। अंततः परिवार ने बैरक में जाने का फैसला किया। यह फैसला जीवन और मौत के बीच का अंतर था। सुबह 11:02 पर जब बम गिरा तो बैरक के अंदर बैठे हुए लोग बच गए, लेकिन सचिको के पिता जल्द ही बीमार पड़ गए। दस्त और तेज बुखार, बाल झड़ने, त्वचा पर काले धब्बे पड़ने लगे और 20 दिन बाद उनका निधन हो गया। नागासाकी पर बमबारी के 6 दिन बाद 15 अगस्त को दोपहर में जापानी सम्राट हिरोहितो ने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा की। हिस्ट्री में इस टॉपिक पर आर्ग्यू होता है कि न्यूक्लियर बम सरेंडर का मेन रीजन थे। हालांकि न्यूक्लियर अटैक बहुत खतरनाक थे, लेकिन 8 अगस्त को सोवियत यूनियन के मंचूरिया पर हमले ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जापान के सुप्रीम काउंसिल को यह समझने पर मजबूर होना पड़ा कि उन पर 2 तरफ से दबाव पड़ रहा है। यूएस से एक ऐसा हवाई खतरा जिसे रोका नहीं जा सकता, और यूएसएसआर से एक बहुत बड़ा जमीनी खतरा। बमबारी और जापान के आत्मसमर्पण के बाद के हफ्तों में हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा गहन अध्ययन का विषय बन गए। पीड़ितों पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए परमाणु बम दुर्घटना आयोग की स्थापना की गई। उस समय ली गई कई फिल्म और फोटो सामग्री आज भी म्यूजियम में रखी गई है। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट में बम विस्फोटों के संपर्क में आने वाले बच्चों में बौद्धिक क्षमता, बिगड़ा हुआ विकास और कैंसर होने का खतरा अधिक होने की संभावना अधिक थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद मेनली 3 टाइप के इफेक्ट होते हैं: रेडिएशन के कारण होने वाला फ्लैश बर्न, उड़ने वाले मलबे और गिरने वाली इमारतों से होने वाला डैमेज, और एक्सप्लोजन के तुरंत बाद निकलने वाला गामा रेडिएशन। इन दोनों न्यूक्लियर बम से हिरोशिमा में लगभग 60% और नागासाकी में 80% तक मौतें जलने से हुई थी। और अंत में अगर यह देखा जाए कि एक न्यूक्लियर बम से कैसे सरवाइव कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ पॉपुलर पॉइंट्स हैं, जैसे घरों के नीचे बने बेसमेंट, अंडरग्राउंड शेल्टर्स, बड़े कंक्रीट और ब्रिक वाले घर,
और इसके बाद न्यूक्लियर फॉलआउट और रेडिएशन से बचने के लिए लगभग 2 हफ्तों तक ये बेसमेंट और शेल्टर बचा सकते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद ये रेडिएशन केवल 0.1% तक ही रह जाता है। इसके बाद इसे सेफ कहा जा सकता है।